नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, आज हम अपनी लाल किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और वो जो टॉपिक है वो लाल किताब की जो आधारशिला कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, उसके लिए जो लाल किताब को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो टॉपिक है लाल किताब ग्रामर। तो आज की इस चर्चा से हम लाल किताब ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पंडित रूपचंद जोशी जी ने फरमान नंबर 5 में कहा है, तकदीर या तदबीर पहले, कि इंसान जो तकदीर अपने साथ लेके आया है या उसके एफर्ट्स या उपाय या युक्ति वो अपना रहा है, अपने कर्म कर रहा है, उनमें से किसकी वेटेज ज्यादा है, कौन पहले आता है। बेटी आई पहले दुनिया या पहले माता हो, जोड़े बच्चे पेट माता, पहले जन्मे छोटा हो। तो यहाँ पर पंडित जी कहना चाहते हैं कि जो तकदीर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके एफर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक माता होती है, उसके पेट में अगर 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जो पहले जन्म लेता है एक उसके बाद जन्म लेता है, लेकिन जो पहले जन्मे वो छोटा हो, मीन्स कि जो पहले जन्म लेता है जरूरी नहीं कि वो ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ज्यादा तरक्की करे। हो सकता है जो बाद में जन्म लेने वाला है वो ज्यादा तरक्की करे या ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ज्यादा बड़ा स्टेटस ले ले, दुनिया में अपना नाम कमा दे। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि जो तकदीर है और तदबीर है, जो उपाय हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो मिलकर ही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। कोई एक चीज से डेस्टिनी नहीं बनती है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी यहाँ ये कहते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियों में जो गांठें हैं, जहां पे हमारे हाथ की उंगली ऐसे बेंड होती है, इस तरीके से ऐसे बेंड हो रही है, ये जो गांठें हैं, इन जॉइंट्स को पंडित जी ने गांठें कहा है। ये जो गांठें हैं ये 12 हैं टोटल, ठीक है। और 24 आवर्स में जो धरती है हम अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और एक जो रोटेशन है उसको कंप्लीट करती है। तो जो धरती 360 डिग्री को एक रोटेशन में कवर करती है 24 आवर्स के अंदर, मोटा मोटी। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करें 30 इक्वल पार्ट्स में, तो 12 पार्ट्स बनते हैं। तो हर एक 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जो पृथ्वी है वो 30 डिग्री कंप्लीट करती है एट अ एवरेज। कोई जरूरी नहीं कि 30 डिग्री 2 घंटे में ही कवर हो, कभी वो 2 घंटे से थोड़ा पहले हो जाते हैं, कभी 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लें तो 2 आवर्स के टाइम में 30 डिग्री जो है वो कवर करती है हमारी अर्थ। तो इसी तरह अगर हम 360 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 डिग्री आता है। तो 30 डिग्री की एक राशि आई, और इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां आई।
और उसी 30 डिग्री के सेगमेंट को राशि कहा गया है। और पामिस्ट्री में उसको हाथ के ऊपर जो उंगलियां हैं उसमें अगर डिवाइड किया गया है तो जो सामने आपको फिगर दिख रही है इस हिसाब से उन 12 गांठों को, 12 जॉइंट्स को 12 राशियों में डिवाइड करके उनको एक फिक्स्ड जो प्लेस दे दी गई है हमारे पाम की फिंगर्स में। लाल किताब के अंदर हर एक राशि को काल पुरुष की कुंडली को ज्यादा महत्व दिया गया है। हर राशि को एक फिक्स्ड नंबर दिया गया है। जैसे कि मेष को 1 नंबर, टॉरस को 2 नंबर, जैमिनी को 3 नंबर, कैंसर को 4 नंबर, सिंह को 5 नंबर, वर्गो को 6 नंबर, तुला को 7 नंबर और स्कॉर्पियो को 8 नंबर, सैजिटेरियस को 9 नंबर, कैप्रिकॉर्न को 10 नंबर, इक्वेरियस को 11 नंबर और पाइसिस को 12 नंबर। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें लगन के हिसाब से जो राशियां हैं वो मूव करती हैं, लेकिन लाल किताब के अंदर राशियां मूव नहीं करती। जो प्लैनेट्स जहां पे हैं अगर उस हाउसेस में रख के हम राशियों को रब कर दें और जो लगन का नंबर होगा जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूं वो हमेशा 1 नंबर होगा, चाहे आपका लगन कुछ भी हो। प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जो वैदिक कुंडली में आपके प्लैनेट्स आ रहे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे जिस हाउस में जो प्लैनेट है, लेकिन राशियों को रब कर दिया जाएगा और जो फर्स्ट हाउस है वो हमेशा 1 नंबर लिखा जाएगा। ये लाल किताब में फिक्स्ड है। में कोई प्रिडिक्शंस देखने के लिए, कोई फलादेश देखने के लिए और लाल किताब से के हिसाब से कुंडली को जज करने के लिए हमेशा ही काल पुरुष की कुंडली को लेके चलना है और बार बार हमें राशियों का नाम ना लिखना पड़े, इसलिए सभी राशियों को एक फिक्स्ड नंबर दे दिया गया है जिसकी चार्ट में जो पोजीशन है वो हमेशा के लिए फिक्स ही रखी गई है। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वैदिक ज्योतिष एंड लाल किताब ज्योतिष। जो तर्जनी फिंगर है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसमें फर्स्ट 3 राशियां आई हैं, मेष, वृक, मिथुन, मींस एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। तो पंडित जी कहते हैं मेघ वृष जब मिले मिथुन से तर्जनी उंगली नाम हुआ। मींस जब इन तीनों राशियों को तर्जनी उंगली में जगह दी गई, तर्जनी मींस इंडेक्स फिंगर में इसको प्लेस किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एरीज, टॉरस, जेमिनी। फिर आगे पंडित जी कहते हैं कर्क, सिंह और कन्या अनामिका उंगली नाम हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अनामिका जो फिंगर है इसको हम रिंग रिंग फिंगर बोलते हैं एंड इसमें फर्स्ट प्लेस जो फर्स्ट टिप है वो जो है इस हिसाब से अगर हम देखें जो फर्स्ट टिप है ये कर्सर से भी मैं दिखा रहा हूं, ये कैंसर साइन की है जिसे हम हिंदी में कर्क कहते हैं और जो मिडल वाली पोर्शन है वो लियो साइन का है जिसे हम हिंदी में सिंह कहते हैं और जो ये लास्ट पोर्शन है आप कर्सर से देख सकते हैं ये वर्गो साइन है जिसे हम कन्या कहते हैं हिंदी में। तुला, वृश्चिक, धनु तीनों की छोटी कनिष्ठिका होती है। मैं ये कर्सर से दिखा रहा हूं, ये जो फिंगर है लिटिल फिंगर इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है। तुला
वृश्चिक और धनु, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। मकर, कुंभ और मीन इकट्ठी मध्यमा उंगली नाम हुआ। मीन्स ये जो फिंगर है, मिडिल फिंगर जिसे हम बोलते हैं, इसको मध्यमा कहा जाता है हिंदी में। और जो फर्स्ट ऊपर का टिप पोर्शन है, ये मैं कर्सर से भी दिखा रहा हूं, ये कैप्रिकॉर्न का है। देन मिडिल पोर्शन जो है एक्वेरियस राशि को दिया गया, एंड जो थर्ड पोर्शन है ये मीन यानी कि पाइसिस को दिया गया। ये यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूं, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ, पाइसिस मीन। इसी तरह चारों उंगलियों पर 12 की 12 राशियों को परमानेंट फिक्स्ड प्लेस दी गई है। जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसे हुकूमत की उंगली कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की। जो ये अनामिका उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, इसे हिम्मत, अपनी हिम्मत पराक्रम से जो कमाई है, अर्निंग्स हैं, उसकी उंगली कहा गया है। जो मिडल फिंगर, जो ये सॉरी रिंग फिंगर है, मींस आपके पराक्रम से, अपनी पर्सनल हिम्मत से जातक जो कमाई करता है, उस कमाई के लिए हम रिंग फिंगर को लेते हैं। और जो कनिष्ठिका उंगली है, इसे इलम, विद्या, एजुकेशन, स्टडी, हुनर, हमारा टैलेंट, इन चीजों की उंगली कहा गया है। और जो हमारी जो अनामिका, ये सॉरी मध्यमा उंगली है, जिसे हम मिडल फिंगर कहते हैं, इसको वैराग्य की उंगली कहा गया है, वानप्रस्थ की उंगली कहा गया है। इसको उदासी, वैराग्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इसकी उंगली कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले इंसान की अपनी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसकी खुद पे क्या कंट्रोल है, क्या उसकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर अगर उसकी जैसी खुद पर अपनी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सेल्फ मैनेजमेंट होगी, अगर हम पर्सनालिटी के ऊपर इंसान की लगा के देखें, वैसे ही उस इंसान की पर्सनल हिम्मत होगी, ऐसी ही उस इंसान की पर्सनल हिम्मत होगी। पर्सनल जैसी सेल्फ मैनेजमेंट होगी, वैसा ही उसका पराक्रम होगा, उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ा होगा उसका पराक्रम। तो जैसा उसका सेल लाइफ में डिसिप्लिन होगा, उसी हिसाब से उसका पराक्रम उससे जुड़ा होगा, वैसा ही वो पराक्रमी होगा। जैसा वो पराक्रम डालेगा, अपने एफर्ट्स डालेगा, उसी हिसाब से उसकी विद्या, एजुकेशन, उम्र, टैलेंट, ये चीजें होंगी। और अगर हम इसे बुढ़ापे की उंगली भी गिने, तो जैसी ये पहले तीनों ट्रेड्स आदमी की लाइफ में, इंसान की लाइफ में होंगे, वैसा ही उस इंसान का जो है, जो मुक्ति, जिसे हम मुक्ति वैराग्य बोलते हैं या वानप्रस्थ बोल देते हैं, तो बुढ़ापे में भी वानप्रस्थ में, बुढ़ापे में ही लोग जाते थे, तो वैसा उसका अंत होगा। तो ये सारी जो उंगलियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। इट इज अ चेन रिएक्शन, एक चेन रिएक्शन की तरह काम होता है।
इसीलिए, क्योंकि जो मिडिल फिंगर है वो वैराग्य को, उदासी को इंडिकेट करती है, तो जब राशियों की किस ऑर्डर में राशियों को बैठाना है तो इसको सबसे लास्ट में लिया गया है। क्योंकि ये वैराग्य की उंगली है तो इसका जो रिलेशन है वो ग्रस्त के बाद ही आता है। जैसे मुख्य तौर पर 4 गुण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो तर्जनी उंगली है वो धर्म की भी ले सकते हैं, अनामिका उंगली हमारी अर्थ की, कनिष्ठिका कामनाओं की, और चौथी उंगली मोक्ष की। अब इस सब्जेक्ट को जैसे हम आगे स्टडी करेंगे, इस सब्जेक्ट को जैसे हम आगे स्टडी करेंगे और डीपर जाएंगे और एडवांस चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पे राशियों के नाम नहीं लिखे होंगे, ये सिर्फ नंबर आपको दिखाई देंगे। ये 11 नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वहां पे मेरी पिक्चर आ रही है, वहां पे 11 नंबर है। तो हम अभी यहाँ पे राशियों को नहीं देखेंगे, ये नंबरों को देखेंगे जो कि फिक्स्ड हैं। तो राशियां भी इसमें फिक्स्ड ही हैं, ठीक है, और ये फिक्स्ड रहेंगे हमेशा। ये शायद मेरे व्यूअर्स को लग रहा हो कि ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, तो हमारे साथ जो कुछ ऐसे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल नए हैं। Those people who are taking their first step in astrology, these kind of information is very important for them. अब यहाँ पे पंडित रूपचंद जोशी जी प्रमाण नंबर 6 में कहते हैं कि किस्मत की गांठों से ही ग्रह मंडल बन गया। अब जैसे कि उंगलियों की जो गांठें हैं उसमें 12 राशियां आ गई हैं, तो इन उंगलियों की गांठों से ही पूरा ग्रह मंडल भी बन गया। धर्म दया ख्वा कौसो ऊंची, ख्वा ही सखी लग दाता हो, उल्टे वक्त खुद गांठ आ लगती, लेख लिखता था विधाता जो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कितना ही दया धर्म किया कर रहा हो इंसान, चाहे वो कितना अमीर हो, कितना ही दानवीर हो, कितना ही दान धर्म करता हो, कितना ही धर्मात्मा हो, लेकिन जब इंसान का उल्टा वक्त आएगा तो ग्रह रूपी गांठ, गांठ मीन्स ग्रह, ग्रह रूपी जो गांठ है वो आके लग जाएगी, मीन्स उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उल्टे वक्त खुद गांठ आ लगती, लेख लिखता विधाता जो। तो पहले के फरमान में पंडित रूपचंद जोशी ने ये चीज कही है कि विधाता जो अपनी कलम से लेख लिखता है वो इंसान के कर्म से, उसमें जो स्याही है वो इंसान के कर्म से पड़ती है। इंसान जो कर्म करता है उससे ही वो कलम चलती है। तो इंसान के ग्रह भी उसी हिसाब से काम करते हैं जो उसने कर्म किए होते हैं, और उसको अपने कर्मों का किया हुआ लेखा जोखा भोगना ही पड़ता है। हम पहले क्या कर्म करके आए हैं, हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर बुरे कर्म किए हैं तो हम इस जन्म में कितने भी अच्छे दानवीर हों, कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हों, लेकिन हमें अपने कर्मों का जो फल है वो भुगतना ही पड़ेगा, उससे हम अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। फिर पंडित जी कहते हैं कि दुनिया के प्रारंभ में, शुरुआत में ब्रह्मांड का जो खाली आकाश था
जो खाली स्पेस थी वो बुद्ध की थी। उसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था जो शनि का था। सबसे पहले शनि का अंधेरा मानकर उसमें रोशनी जाने की सूर्य का आगाज होता है, प्रवेश होता है। जो ये अंधेरा और रोशनी है ये खाली स्पेस में है, जो आकार है, शेप है, वो बुद्ध की है। किसी भी चीज का जो आकार है वो बुद्ध का है। तो बुद्ध है जो वो स्पेस का कारक भी है। तो इस पंडित जी कहते हैं कि जो आगे जो रोशनी और अंधेरा, सूर्य और शनि के वक्त में भी, चाहे वो अंधेरा था या रोशनी थी, जब रोशनी आई उसमें भी जो हवा है गैसियस, जैसे ब्रह्मांड शुरू में था तो गैसियस सब्सटेंस ही था पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो बिग बैंग हुआ, फिर उससे रोशनी भी हुई, हीट भी हुई, और जो है गैसों के अलग अलग जो फॉर्म्स बने। तो बृहस्पति अंधेरे में भी था और रोशनी में भी था, हवा अंधेरे में भी थी और रोशनी में भी थी। जो हवा है उसका जो कारक है वो बृहस्पति है। वो सूर्य के टाइम में भी है और शनि के टाइम में भी है। यानी यानी जो हवा है वो अंधेरे में भी होती है और रोशनी में भी होती है। पंडित जी कहते हैं कि जो, मान लीजिए एक बॉक्स है शीशे का, उसमें अंधेरा भी हो सकता है और रोशनी भी हो सकती है। उस बॉक्स के अंदर भी हवा होगी और उस बॉक्स के बाहर भी हवा होगी। जो बुद्ध का शीशा है वो अंधेरे को भी अंदर से बाहर जाने देगा और रोशनी को भी अंदर से बाहर जाने देगा। लेकिन वो हवा जो कि बृहस्पति की है वो अंदर से बाहर उसको नहीं जाने देगा और ना ही बाहर से अंदर आने देगा। तो मींस बुद्ध एक डायमेंशन का कारक है, एक बाउंड्री का है, एक कॉन्शियस को सब कॉन्शियस से जोड़ने का जो कारक है वो भी बुद्ध है। ये मैं कोई डिक्टम नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी समझ के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करके समझा रहा हूं। और ये जो इसका जो डिसीजन है मैं अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूं कि वो इस चीज को कैसे लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुद्ध को एक स्पेस माना गया है, सब कुछ स्पेस के अंदर ही है। और जो बुद्ध है हमारा ब्रेन भी है, और ब्रेन हमें एक फिजिकल वर्ल्ड से भी जोड़ता है और एक अलौकिक दुनिया से भी जोड़ता है। चाहे सबकॉन्शियस माइंड अलग हो, लेकिन जो उसके बीच इंटरमीडिएट लिंक का काम करता है वो बुद्ध ही करता है। फिजिकल ब्रेन से ही ये पॉसिबल है कि वो कितने सांस, मींस जब बृहस्पति ऑक्सीजन है, एक नेटिव को कितनी हवा मिली है, कितनी ऑक्सीजन मिली है, कितने सांस मिले हैं। तो जो बुद्ध है वो एक बाउंड्री है, एक दायरा है जिसमें जो हवा अंदर आ गई तो बक्सा ये हमारा, हम भी हुए, ये दुनिया हो गई। तो उसमें जो हवा अंदर आ गई वो एक प्राणी जिसका जन्म हो गया है वो कितने सांस लेगा या कब उसके सांस खत्म हो जाएंगे। मींस अदर डायमेंशन से सांस आ नहीं सकते, और जितने सांस वो लेके आ गया उससे कम होके वो वापस नहीं जा सकते। जो ये डायमेंशन का कारक है वो भी बुद्ध है। और इसी चक्कर में बृहस्पति को डाले रखने की जो दुश्मनी है वो बुद्ध से
होती है। मीन्स बृहस्पति वो हवा, वो सांस, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके इस दुनिया में अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं। तो जो वो सांस है कितनी है, कितने अच्छे कर्मों को भोगना है, कितने बुरे कर्मों को भोगना है, कितनी सांसें लेनी है, कितना स्पैन हमें यहाँ पे रहना है, क्या क्या कर्म करने हैं। वो जो डायमेंशन है, जो एक अलौकिक को पृथ्वी से अलग करता है, जैसे अलग अलग डायमेंशंस की बात की जाती है, 11 लोक हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनको जो अलग करने का, उनको जो एक डायमेंशंस को दूसरे डायमेंशन से अलग करने का जो कारक है वो भी बुद्ध है। जैसे इसमें बुद्ध की नाली की भी बात की गई है। तो नाली क्या है? नाली एक जरिया है। एक घर से जो एक सोर्स से कोई भी चीज अगर किसी पाइपलाइन के थ्रू जाती है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, जो वो पाइपलाइन है वो बुद्ध है। जरिया जो है वो पाइपलाइन है। वो पाइप ही अलाउ करती है कि कितना उसमें सोर्स से जो कोई भी एलिमेंट है वो जा सकता है। कॉन्शियस को सबकॉन्शियस से जोड़ना भी इस ब्रेन के थ्रू ही है। इस ब्रेन का कारक भी बुद्ध है। ये ही हमारा ब्रेन हमें कमांड करता है कि किस डायमेंशंस को वो समझता है, फिर किस डायमेंशन को समझने की एक बाउंड्री आ जाती है। जो बाउंड्री है वो बुद्ध है। तो लाल किताब के अंदर बुद्ध को सर्वशक्तिमान माना गया है। इसीलिए बुद्ध इज द कारक ऑफ मीडियम। लौकिक को अलौकिक से, कॉन्शियस को सबकॉन्शियस से जोड़ने का जो वो बुद्ध है। जो बुद्ध है वही सूरज और शनि को इकट्ठे दम मारने की इजाजत दे देता है। जब बच्चा, जो ग्रह चाली, जो ये पूरा ग्रह मंडल है, ये बुद्ध की स्पेस में ही टिका हुआ है। जो ये ग्रह मंडल जिन ग्रहों से कुंडली बनती है उनकी पोजीशन से, वो पूरे का पूरा ग्रह मंडल इस स्पेस में टिका हुआ है। और यहाँ पे पंडित जी एक लाइन लिखते हैं जिसे कि नोट करना चाहिए और मेरे ख्याल से आगे बहुत यूजफुल होगी। बच्चा बुद्ध की मदद से सूरज और शनि को जुदा रहने या इकट्ठे दम मारने की ताकत बख्श देता है। स्पेस ही या हमारी बुद्धि ही सूर्य और शनि को इकट्ठे जो रहने की, या एक ही, अगर हम फिजिकली चार्ट में भी देखें तो जब शनि, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है तो सूर्य, तो लाल किताब कहती है कि सूर्य और शनि का झगड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें बुध मारा जाता है। मीन्स जो बुद्ध का शीशा है, अब शीशा क्या है? एक डायमेंशन है, इनविजिबल डायमेंशन, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन है, जिसे ना देखना और महसूस करना। अगर बुद्ध 9वें में हो या तीसरे भाव में हो तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस भी होती हैं। शीशा क्या है? शीशा एक आर पार देखता है। तो यहाँ पे उस टाइम में जो वर्ड्स चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए गए हैं, अगर हम उनको आज के सिनेरियो में इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो बुद्ध एक मीडियम है जो बृहस्पति की हवा को गांठ लगा देता है, और वो गांठ जो है वो ग्रह हैं। हमें वो ग्रह मिलते हैं, उस हिसाब से ही ग्रह हमें अपने चार्ट में मिलते हैं जैसे हमने कर्म किए होते हैं। जो पेंडिंग कर्म हम यहाँ भोगने आए हैं, पेंडिंग कर्म से हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए
लोग आमतौर पे पेंडिंग कर्म सुनते हैं ना तो वो ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके बैठ जाते हैं कि पेंडिंग कर्म क्या है, पता नहीं कुछ हमने क्या कर रखा है जो हम भोगने आए हैं, हमें क्या उसका फल प्राप्त होगा, पता नहीं हमें कैसे उन पेंडिंग कर्मों को निपटाना पड़ेगा। मीन्स उनको ऐसे लगता है कि कुछ बुरा किया है जो उनको निपटाने के लिए कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। लेकिन भाई पेंडिंग कर्मा दो धारी तलवार है। पेंडिंग कर्मा आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आप पीछे क्या करके आए हो, कितना बैगेज आप साथ में लेके आए हो, ये उस पर डिपेंड करता है। आप उस पेंडिंग कर्मों में यहाँ सुख भोगने भी आ सकते हो इस धरती पे। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको यहाँ अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करके आए हो तो बुरा फल मिलेगा। पेंडिंग कर्म का मतलब हमेशा सिर्फ ये नहीं है कि आपने पीछे अच्छा किया है तो यहाँ बुरा ही मिलेगा। हम यहाँ इस धरती में, यहाँ हमारा इस मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है तो वो किसी पेंडिंग कर्मा की वजह से ही हुआ है। हमने कुछ भोगना है, वो अच्छा भी तो हो सकता है। हमेशा हमें नेगेटिव ही लोग सोचते हैं, पेंडिंग कर्मा का एक शोषा बना हुआ है। We are taking breath on this earth due to we have some pending karmas over here. जो वो हम जन्म कुंडली लेके आए हैं वो सब पेंडिंग कर्मा ही तो शो कर रही है कि हमें अभी करना क्या है। जब कर्म पेंडिंग ही नहीं होंगे तो हमारा इस धरती पे काम क्या है? फिर तो चलो बैग बिस्तर बांधो और चल दो। ये जो हमारी जन्म कुंडली है ये पेंडिंग कर्मा ही है। हम बोलते हैं अच्छे ग्रह हैं, राजयोग है, तो पेंडिंग कर्मा में राजयोग है भाई। पीछे से कुछ अच्छा करके आए हो तो अच्छा भुगत रहे हो। अब बोलते हैं ग्रह बहुत भारी हैं, बहुत दिक्कत है जी, परेशानी है, जातक भी आता है कि मुझे परेशानी हो रखी है, तो पेंडिंग कर्मा है भाई, वो भी पेंडिंग कर्मा है। पेंडिंग कर्मा में आपने दिक्कतें पहले कुछ गड़बड़ की है तो इस समय वो उसको भुगत रहे हो, उसका हिसाब किताब कर रहे हो। तो मोक्ष क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं, कर्म करते जाएंगे तो वो एक श्रृंखला, एक चेन आगे चलती ही जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें तो वो श्रृंखला टूट जाए। तो उस इस सभी लेने देने में, इस सभी चीजों से बाहर निकलने को ही मोक्ष है। और हमारे डिजायर्स ही हमें किसी ना किसी पेंडिंग कर्मा में डाल के रखते हैं। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है। तो पंडित जी ने बोला है कि जो आकाश है, जो स्पेस है, वो सबके लिए गठा हुआ मैदान है। मींस सभी जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर। गठा हुआ मैदान मींस उनकी अपनी प्लैनेट्स की बाउंड्रीज है, ऑर्बिट है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो किस सेट ऑफ प्लैनेट्स, किस सेट ऑफ ग्रहों के अंदर हम पैदा हुए हैं, वो हमारी जन्म कुंडली है। मींस अलग अलग चीजों को इकट्ठा बांध देने वाली जो शक्ति है उसका नाम गांठ या ग्रह है। अब वो क्या है? जो एक ग्रह है एक बहुत सारी चीजों का एक सिग्निफिकेटर होता है। जैसे शुक्र है वो गाय का, लक्ष्मी का, मिट्टी का, अलग अलग चीजों का वो सिग्निफिकेटर है। तो उन अलग अलग चीजों को लिखने की जगह जब शुक्र लिख दिया गया तो उसका मतलब उन सभी चीजों से हो गया, उसी को ग्रह कहा गया। और हमारे प्लैनेट्स को भी कहा गया ग्रह, जो ग्रहण कर ले, एब्जॉर्ब कर ले क्वालिटीज को। ये बहुत एक नाजुक पॉइंट है समझने वाला। जो आप किसी भी पद्धति को फॉलो कर रहे हो सब जगह ही हेल्प करेगा।
ग्रह ग्रहण करता है क्वालिटीज को, रिप्रेजेंट करता है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को, जीवित और नॉन लिविंग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, भावों को रिप्रेजेंट करता है। और राशियों से या हाउसेस से या भावों से की क्वालिटीज को वो ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे बच्चा अपने माँ बाप की क्वालिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसके माँ बाप करते हैं बच्चा कहीं ना कहीं उसी की रिफ्लेक्शन होता है। वैसे ही जो ग्रह हैं, ग्रह किसी चीजों का एक ग्रुप है जिसे उस पर्टिकुलर नेम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जिसका वो सिग्निफिकेटर है। जब वो ग्रह एक पर्टिकुलर राशि या पर्टिकुलर भाव में बैठता है तो उस भाव मीन्स भावनाओं को, उस भाव को, उस इमोशन को, उस राशि की क्वालिटीज को, उस भाव की, उस खाने की क्वालिटीज को वो ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रह कर लेता है। इसीलिए उसे ग्रह कहा जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक चीजों को सही तरीके से पहुंचाने की। अगर कुछ ऊंच नीच हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वो 9 महीने, 9 ही हमारे ग्रह हैं, 9 ही माउंट्स हैं। उन हर एक महीने का जो स्वामित्व है एक ग्रह के पास है, उनको क्रॉस करके वो इस दुनिया में आता है। चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुदरत की, नेचर की जो ताकत है उसका नाम ग्रह है, जिसकी वजह से जो हमारी उंगलियां हैं, जो हथेली हैं, हथेली पे माउंट्स हैं, बुर्ज हैं, ग्रह हैं, जिनको ग्रह इंडिकेट करते हैं। वो उंगलियों की जड़ में ही बनाई गई है समुद्रिक शास्त्र में। जो ग्रह हैं वो टोटल 9 है। मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, राहु एंड केतु। सन, मून, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। और 12 राशियां हैं, 12 ही खाने हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी 12 भाव हैं और प्लैनेट्स के पास ये ताकत दी गई है कि वो पूरे राशियों में घूम सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर। जैसे हम इंसानों के ही मित्र, दोस्त, शत्रु, दुश्मन होते हैं, कहीं हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कहीं हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कहीं हम बहुत अच्छा बिहेव, उच्च का बिहेव करते हैं, कहीं हम बहुत खराब बिहेव करते हैं। ऐसे ही ग्रहों में भी आपस में मित्रता है, शत्रुता है। किसी के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी के साथ वो अनकंफर्टेबल होते हैं, और किसी राशि में वो बहुत अच्छा फील करते हैं, किसी राशि में नीच का फील कर देते हैं, मतलब बुरा फील करते हैं। जहां बहुत अच्छा फील करते हैं वो उच्च राशियां होती हैं, जहां नीच का फील करते हैं वो नीच की राशियां होती हैं। और उसी हिसाब से वो अपना जो असर, इफेक्ट एक नेटिव की लाइफ में देते हैं। हर एक, ये पॉइंट नोट कर कीजिए, हर एक जो ग्रह है वो अपना असर अच्छा या बुरा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर देता है। जो हम ये चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीजें प्योरली समझने की हैं, कुछ चीजें याद रखने की होंगी जिन्हें कि हमें मेमोराइज भी करना पड़ेगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें याद भी रखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा।